हम यह भी आग्रह करते हैं कि इस गंभीर मामले को बाल कल्याण आयोग के सभी अधिकारी, सागर जिला कलेक्टर संदीप जीआर, सागर सीएमएचओ ममता तिमोरी जी भी जरूर देखें कि क्या अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी थी कि वह एक नाबालिग और अविवाहिता लड़की का प्रसव करा रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों ने आखिर ऐसा भयानक और संवेदनशील कदम क्यों उठाया? प्रसव प्रक्रिया को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसे लंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और समय संवेदनशील प्रक्रिया है। लड़की के परिजन उसे हाथ में कंगन और मांग में सिंदूर भरकर सूर्या हॉस्पिटल में इस तरह लेकर आए ताकि वह एक शादीशुदा महिला लगे और अस्पताल से उसके नाबालिग और अविवाहिता होने की सच्चाई छिपाई जा सके। भारतीय कानून, विशेष रूप से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पास्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत इस प्रक्रिया की घटनाओं में परिजनों की जिम्मेदारी तय होती है। यदि जांच में यह साबित होता है कि परिजनों ने जानबूझकर कानून और लड़की के अधिकारों का उल्लंघन किया तो उन्हें भी सह आरोपी बनाया जा सकता है। अब इस मामले में पुलिस को परिजनों की भूमिका की गहन जांच करनी चाहिए। यह देखना होगा कि क्या परिजन इस साजिश में पूरी तरह शामिल थे, क्या उन्होंने यह कदम सामाजिक बदनामी या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उठाया और नवजात को गोद देने की प्रक्रिया में आखिर कौन कौन शामिल था। देखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में पुलिस की ओर से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस डॉक्टरों को आरोपी बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को मामले की गंभीरता को समझने में कठिनाई हो रही है और वे शायद इस मामले को हल्के ढंग से ले रहे हैं। पुलिस का यह रवैया जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाने से ज्यादा असल में पुलिस को यह भी देखना होगा कि डॉक्टरों ने किस तरह मानवीय दृष्टिकोण से काम किया और अगर उनका निर्णय जीवन बचाने का था तो क्या डॉक्टरों के इस निर्णय पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यह सवाल सबसे बड़ा है जिसका जवाब शायद सीएमएचओ मैडम ममता तिमोरी जी को भी देना पड़े। कुल मिलाकर डॉक्टर के पास हजारों उम्मीद लेकर आया मरीज मरे तो मर जाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर ऐसा वास्तव में होने लगा तो प्रत्येक अस्पताल में रोजाना कई मौतों की खबरें आप इसी तरह घर पर बैठकर, ऑफिस में काम करते हुए, सड़क पर घूमते समय, पान की टपरी पर सिगरेट फूंकते, रोजाना इसी तरह हर चैनल और अखबारों में रोज देखेंगे और पढ़ेंगे कि आज इस अस्पताल में सिर्फ एक परिचय पत्र समय पर न देने के कारण उपचार में देरी हुई और एक मरीज की जान चली गई। यकीन मानिए, उस समय भी आप घर बैठकर यही बातें कर रहे होंगे कि इस अस्पताल के डॉक्टरों को फांसी की सजा हो जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर दस्तावेजों के बिना अगर कोई डॉक्टर किसी की जान बचाए तो भी दोषी, और दस्तावेजों के इंतजार में इलाज में देरी की वजह से किसी गरीब की जान चली जाए तो भी डॉक्टर दोषी। यानी ना जीते हुए चैन और ना मरने के बाद चैन। जब वह लड़की हॉस्पिटल में पहुंची तो उसके साथ कौन कौन आया था जिससे उसकी संदिग्ध परिस्थिति को डॉक्टर भांपने में असमर्थ रहे। वह नाबालिग लड़की सीढ़ियों के नीचे कैसे पहुंची और वह क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे खून से लथपथ अवस्था में जाना पड़ा। जिस परिस्थिति में वह महिला परिजनों के साथ अस्पताल में आई थी, और अगर डॉक्टर उस महिला का उपचार सिर्फ परिचय पत्र न होने के कारण न करते तो क्या महिला के प्रसव की प्रक्रिया रोकी जा सकती थी। सीडब्ल्यूसी टीम ने सूर्या हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप यह कहते हुए लगाए कि उन्होंने पैसे के लिए अपने ईमान को बेच दिया और जानबूझकर नाबालिग और अविवाहित लड़की का प्रसव गुपचुप तरीके से कराया ताकि इसकी जानकारी बाहर न जाए। जब गर्भवती महिला और उसके परिजन 26 नवंबर की सुबह करीब 6:45 पर सूर्या हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो क्या वे सीधे इस अस्पताल पहुंचे थे या पहले अन्य प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भी गए थे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर महिला की हालत इतनी गंभीर थी तो क्या कोई और अस्पताल उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं था, या फिर दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें अस्पतालों से उपचार के लिए मना कर दिया गया। क्योंकि इस पहलू की जांच यह तय कर सकती है कि सूर्या हॉस्पिटल का रवैया और निर्णय क्या सच में मानवता की परिभाषा को रेखांकित करता है। क्योंकि सच करेले के जूस की तरह कड़वा जरूर होता है, लेकिन थोड़ा सा पीने में कोई बुराई नहीं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज और गंभीर घटना का पर्दाफाश कर रहे हैं जो समाज और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। यह मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश के सागर जिले के सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित
सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, जहां एक अवैध और अनैतिक घटना घटी है। यह रिपोर्ट एक कहानी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसमें हम इस घटना के हर पहलू को सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि सही जानकारी जनता तक पहुंच सके। हम यह भी आग्रह करते हैं कि इस गंभीर मामले को बाल कल्याण आयोग के सभी अधिकारी, सागर जिला कलेक्टर संदीप जीआर, सागर सीएमएचओ ममता तिमोरी जी भी जरूर देखें। यह मामला हमारे समाज के संवेदनशील तबकों से जुड़ा हुआ है और इसके परिणाम न केवल चिकित्सा के क्षेत्र को बल्कि संपूर्ण कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हम इस रिपोर्ट में हर तथ्य को प्रमाणित और निष्पक्ष रूप से पेश करेंगे ताकि इस मामले को बहुत ही आसानी से समझा जा सके। सागर शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 27 नवंबर को बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने जब इस अस्पताल पर छापा मारा तो एक भयानक सच सामने आया। सूर्या हॉस्पिटल पर आरोप था कि यहां एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का प्रसव अवैध रूप से कराया गया। यह सिर्फ आरोप मात्र नहीं था बल्कि जांच के दौरान अस्पताल परिसर से नाबालिग लड़की को प्रसव के बाद बरामद भी कर लिया गया। इसके बाद कैंट पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 22 वर्षीय साहिल मकरानी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे 27 नवंबर को जेल भी भेज दिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया और स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। इसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें जिला नर्सिंग होम नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेरिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जीपीआर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित दुबे इस टीम में शामिल थे। उन्होंने भी सूर्या हॉस्पिटल जाकर इन सभी विषयों पर इंस्पेक्शन किया। इस जांच के दौरान टीम ने अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर लिया। इसमें ओपीडी, आईपीडी, डिलीवरी रजिस्टर और अन्य दस्तावेज शामिल थे। जांच टीम ने पाया कि अस्पताल प्रबंधन नाबालिग लड़की का आधार कार्ड तक प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद सूर्या हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन और ऑन कॉल डॉक्टरों की जानकारी भी मांगी गई, जिसे हॉस्पिटल प्रबंधन ने इंस्पेक्शन के लिए आई टीम को सौंप दिया। इस पूरी कार्रवाई के बाद सीएमएचओ ममता तिमोरी के निर्देश पर सूर्या हॉस्पिटल में आए जांच दल ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया और मुख्य गेट पर नोटिस चिपका दिया कि अस्पताल बंद है। इसके बाद सागर नगर निगम ने भी अस्पताल बंद हो जाने पर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी को भी निरस्त कर दिया। इसके अलावा हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन कर रही टीम के द्वारा जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। 1 महीने पहले ही यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को अस्पताल प्रबंधन ने हॉस्पिटल के नाम पर पंजीकृत डॉक्टर को बदलने के लिए आवेदन दिया था। यह प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई थी कि नाबालिग का प्रसव कराने का मामला अचानक अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन गया। तो वहीं इस पूरी प्रक्रिया के बाद बाल कल्याण आयोग के आदेश पर सागर जिला कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा इस मामले की गहन जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ ममता तिमोरी ने भी स्पष्ट कर दिया कि जांच के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। इस पूरी घटना ने सूर्या हॉस्पिटल को सवालों के घेरे में ला दिया। अब ऐसी परिस्थितियों में कई सवाल खड़े होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी थी कि वह एक नाबालिग और अविवाहिता लड़की का प्रसव करा रहे हैं। आप सभी की नजरें इस मामले की जांच रिपोर्ट पर हैं। तो वहीं इसी दौरान यह भी खबर सामने आई है कि पुलिस ने इस मामले में सूर्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर के पटेल, उस समय ड्यूटी पर मौजूद रहे डॉक्टर अजहर खान और डॉक्टर शहनाज खान को पूरी घटना की जानकारी समय पर पुलिस को न देने के आरोप में सेक्शन 21 के तहत आरोपी भी बना लिया है। अब इस घटना ने पूरे शहर के स्वास्थ्य तंत्र और बाल कल्याण व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तो थी वह पूरी घटना जो अब तक सामने आई है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों ने आखिर ऐसा भयानक और संवेदनशील कदम क्यों उठाया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन to get all the notification for our upcoming video। सूर्या अस्पताल में एक नाबालिग और अविवाहिता लड़की का प्रसव करा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें लड़की की उम्र और वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं थी, क्योंकि परिजनों ने यह बताया था कि लड़की का पति जल्द ही दस्तावेज लेकर आएगा। लड़की की स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बिना दस्तावेज का इंतजार किए उपचार को प्राथमिकता दी और प्रसव प्रक्रिया को पूरा किया।
जिससे नवजात की जान बचाई जा सके। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 27 नवंबर को आई बाल कल्याण आयोग की टीम ने हॉस्पिटल प्रबंधन को लड़की की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने मानवता और डॉक्टर के धर्म को निभाया और परिजनों द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए वे जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब वह लड़की हॉस्पिटल में पहुंची तो उसके साथ कौन कौन आया था जिससे उसकी संदिग्ध परिस्थिति को डॉक्टर भांपने में असमर्थ रहे। जब लड़की अस्पताल पहुंची तो उसके साथ परिजनों में माखनलाल यादव एवं श्री राम यादव नाम के दो मामा के साथ लगभग 70 से 80 साल की उसकी नानी और 12 से 13 साल की लड़की अस्पताल परिसर में उस गर्भवती महिला के साथ मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि लड़के का पति जल्द ही दस्तावेज लेकर आएगा। इस भरोसे और परिजनों की उपस्थिति के कारण लड़की की परिस्थिति ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को संदिग्ध नहीं लग सकी, क्योंकि उस समय डॉक्टरों का पूरा ध्यान लड़की की गंभीर हालत और प्रसव प्रक्रिया पर केंद्रित था, जो कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और इसी कारण ड्यूटी डॉक्टर्स परिजनों की बातों को सत्यापित करने या गहराई से जांचने का समय नहीं ले सके। इसके अलावा परिजनों की विश्वसनीयता और तत्काल चिकित्सा की जरूरतों के अंडर प्रेशर ने डॉक्टरों को उस गर्भवती महिला की गंभीर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मोटिवेट कर दिया, और कहीं ना कहीं इस कारण ड्यूटी डॉक्टर्स को उसकी वास्तविक स्थिति को भांप पाना संभव नहीं हो सका। अब दूसरा सवाल उठता है कि वह नाबालिग लड़की सीढ़ियों के नीचे कैसे पहुंची और वह क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे खून से लथपथ अवस्था में जाना पड़ा। नाबालिग लड़कियों के सीढ़ियों के नीचे जाने की घटना उसके भय और असहजता का परिणाम थी, न कि किसी षड्यंत्र का। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लड़की ऑपरेशन थिएटर के पास स्थित चेंजिंग रूम में अपना गाउन बदल रही थी, जब अचानक बाल कल्याण आयोग के कर्मचारी और मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे तो इस भीड़ ने कैमरे और मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, जिससे चेंजिंग रूम में अपना गाउन बदल रही लड़की घबरा गई और स्वाभाविक रूप से सीढ़ियों के नीचे जाकर छुप गई। दरअसल यह चेंजिंग रूम में ही सीढ़ियों के नीचे बना एक वॉशरूम था, जिसे तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर जमकर प्रसारित किया गया। अब ऐसी परिस्थिति में जहां एक लड़की को अपनी गोपनीयता और सम्मान की रक्षा करनी होती है, भीड़ और कैमरों की उपस्थिति ने उसे अत्यधिक असुरक्षित महसूस कराया। यह स्पष्ट है कि कोई भी लड़की ऐसी स्थिति में खुद को उजागर नहीं करना चाहेगी, खास तौर पर तब जब वह पहले से ही मानसिक और शारीरिक तनाव में हो। यह घटना गोपनीयता और संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो कि इस मामले में गंभीर रूप से और जबरदस्त तरीके से उपेक्षित की गई है। अब आता है सवाल नंबर 3 कि जिस परिस्थिति में वह महिला परिजनों के साथ अस्पताल में आई थी और अगर डॉक्टर उस महिला का उपचार सिर्फ परिचय पत्र न होने के कारण न करते तो क्या महिला के प्रसव की प्रक्रिया रोकी जा सकती थी। जिस परिस्थिति में नाबालिग महिला परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची थी, वह पहले से ही प्रसव प्रक्रिया में थी, जो कि डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले शुरू हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर परिचय पत्र या दस्तावेजों के अभाव में उपचार करने से इनकार कर देते तो यह महिला और नवजात दोनों के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। प्रसव प्रक्रिया को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसे लंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और समय संवेदनशील प्रक्रिया है। चिकित्सीय पेशे के तहत डॉक्टरों का प्राथमिक कर्तव्य मरीज की जान बचाना और चिकित्सा प्रदान करना है, न कि दस्तावेजों की जांच के लिए उपचार को टालना। इस मामले में डॉक्टरों ने प्राथमिकता के आधार पर महिला का उपचार किया और नवजात की जान बचाई, जो कि मानवता और चिकित्सा धर्म के अनुरूप था। परिचय पत्र की अनुपस्थिति के बावजूद डॉक्टरों का निर्णय नैतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही था, क्योंकि समय पर सही उपचार के बिना जटिलताएं और भी बढ़ सकती थीं। अब इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे के अनुसार गर्भवती महिला 26 नवंबर की सुबह 6:57 पर अस्पताल की कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही है, और हॉस्पिटल के ओटी नोट्स के अनुसार उस महिला ने नवजात बच्चे को जन्म 7:28 पर दिया। यानी कि मरीज के अस्पताल में एंट्री होने से लेकर यह पूरी प्रसव प्रक्रिया महज 31 मिनट में पूरी हो गई। हम आपको इस प्रसव प्रक्रिया की डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं ताकि आप गर्भवती महिला के उस दर्द को महसूस कर सकें, जो दर्द उस महिला को 31 मिनट पहले यानी कि प्रसव प्रक्रिया पूरी होने से पहले लगातार हो रहा था। इस मामले में हमने कई महिला डॉक्टरों से बातचीत की और सभी महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार एक निचोड़ निकलकर सामने आया। एक गर्भवती महिला को प्रसव होने के 48 घंटे पहले और कई बार तो 72 घंटे पहले ही प्रसव पीड़ा का दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि समय के साथ साथ लगातार बढ़ता रहता है। यह दर्द वही महिला समझ सकती है
जो उस दौर से गुजरी हो, और अगर सही समय पर गर्भवती महिला को उपचार नहीं मिला तो उसकी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे गंभीर आरोप और प्रत्यारोपों की, क्योंकि सीडब्ल्यूसी टीम ने सूर्या हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप यह कहते हुए लगाए कि उन्होंने पैसे के लिए अपने ईमान को बेच दिया और जानबूझकर नाबालिग और अविवाहित लड़की का प्रसव गुपचुप तरीके से कराया ताकि इसकी जानकारी बाहर न जाए। बाल कल्याण आयोग के अनुसार डॉक्टरों को लड़की के नाबालिग और अविवाहिता होने की जानकारी पहले से थी, फिर भी उन्होंने पूरे गैरकानूनी तरीके से लड़की का प्रसव करा दिया, और जब यह मामला गुप्त सूत्रों से उजागर हुआ तो अस्पताल ने लड़की को छुपाने का प्रयास किया। जब सीडब्ल्यूसी टीम और मीडिया कर्मियों ने सख्ती से अस्पताल की छानबीन की तो लड़की नवजात शिशु के साथ सीढ़ियों के नीचे खून से लथपथ दयनीय अवस्था में पाई गई। इसके अलावा ओपीडी और आईपीडी रजिस्टर में लड़की के नाम और अन्य दस्तावेजों पर भी कोई एंट्री नहीं पाई गई। हालांकि डॉक्टरों ने इसका खंडन करते हुए कहा कि अगर उन्हें लड़की के नाबालिग और अविवाहिता होने की स्थिति की जानकारी पहले से होती तो वे खुद पुलिस और बाल कल्याण आयोग को सूचित करते। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में घटना की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हुई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लड़की की सही तरीके से एंट्री ओपीडी और आईपीडी रजिस्टर में की गई है, जिसको भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब्त किया जा चुका है, और यह आरोप केवल हॉस्पिटल की बदनामी के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए गए हैं। अब इस मामले में एक और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब गर्भवती महिला और उसके परिजन 26 नवंबर की सुबह करीब 6:45 पर सूर्या हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो क्या वे सीधे इस अस्पताल पहुंचे थे या पहले अन्य प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भी गए थे? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर महिला की हालत इतनी गंभीर थी तो क्या कोई और अस्पताल उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं था, या फिर दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें अस्पतालों से उपचार के लिए मना कर दिया गया? क्योंकि इस पहलू की जांच यह तय कर सकती है कि सूर्या हॉस्पिटल का रवैया और निर्णय क्या सच में मानवता की परिभाषा को रेखांकित करता है। देखिए, अगर हम मान भी लें कि अस्पताल प्रबंधन ने नाबालिग लड़की का प्रसव चोरी छुपे कराया था, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अस्पताल ने उसे इतने समय तक भर्ती क्यों रखा। यदि उनका इरादा अवैध रूप से प्रसव कराने का था तो वे उसे प्रसव के बाद उसी दिन डिस्चार्ज कर सकते थे ताकि किसी को इस बारे में जानकारी ही ना हो। और अगर अस्पताल ने लड़की की स्थिति को गंभीर समझा और उसकी देखभाल जारी रखी तो यह बताता है कि उनका मुख्य उद्देश्य लड़की और नवजात की सुरक्षा था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे पुलिस की विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि अस्पताल का कदम मानवता और चिकित्सा धर्म के अनुरूप था या नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कारण था कि उस लड़की के परिजन उस महिला को हाथ में कंगन और मांग में सिंदूर भरकर शादीशुदा महिला की तरह लेकर आए, जबकि अस्पताल प्रबंधन को बाद में सीडब्ल्यूसी से यह पता चलता है कि वह लड़की नाबालिग और अविवाहिता है। लड़की के परिजन उसे हाथ में कंगन और मांग में सिंदूर भरकर सूर्या हॉस्पिटल में इस तरह लेकर आए ताकि वह एक शादीशुदा महिला लगे और अस्पताल से उसके नाबालिग और अविवाहिता होने की सच्चाई छिपाई जा सके। परिजनों ने यह कदम संभवतः सामाजिक और कानूनी दबाव से बचने के लिए उठाया होगा, क्योंकि नाबालिग लड़की का गर्भवती होना भारतीय समाज और कानून के तहत अत्यधिक संवेदनशील और विवादों का कारण माना जाता है। इसके अलावा अस्पताल में परिजनों ने यह भी दावा किया कि लड़के का पति जल्द ही दस्तावेज लेकर आएगा ताकि अस्पताल प्रबंधन को किसी भी प्रकार का संदेह पैदा ना हो सके। हालांकि बाद में बाल कल्याण आयोग की टीम के हस्तक्षेप के बाद यह खुलासा हुआ कि लड़की नाबालिग और अविवाहिता थी। अब कुल मिलाकर हम देखें तो उस नाबालिग परिजनों का यह प्रयास लड़की की असली स्थिति छुपाने और कानूनी प्रक्रिया से बचने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने लड़की को शादीशुदा दिखाकर मामले को सामान्य दिखाने की कोशिश की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 27 नवंबर को जब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीडब्ल्यूसी टीम ने महिला और नवजात बच्चे को सूर्या हॉस्पिटल से जिला चिकित्सालय रेफर करा दिया था, इसके बाद लड़की के माँ बाप और परिजनों ने लड़की और उस नवजात बच्चे को अपनाने से तक इनकार कर दिया। यह पूरा मामला थमा ही नहीं था कि इन सब के बावजूद नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से जन्मे नवजात मासूम बच्ची को 100 रुपए के स्टाम्प पर गोद लेने की कागजी कार्रवाई कर दी गई। इसके बाद ही सूचना मिलते ही पुलिस ने नवजात और नाबालिग प्रसूता को सुरक्षित रूप से एक आश्रम में भिजवा दिया। इस मामले के बाद मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया और नवजात की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं।
अब इस पूरे मामले में नाबालिग और अविवाहिता लड़की के परिजनों की भूमिका बेहद संदिग्ध और महत्वपूर्ण है। उन्होंने लड़की को शादीशुदा दिखाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी, जिससे न केवल अस्पताल प्रबंधन को गुमराह किया गया बल्कि कानून को भी धोखा देने का प्रयास किया गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि इस पूरी घटना की जानकारी समय पर पुलिस को न देने के आरोप में सेक्शन 21 के तहत पुलिस अस्पताल के डॉक्टरों को आरोपी बना सकती है, जबकि उन्हें उपचार करते वक्त यह जानकारी ही नहीं थी कि वह एक नाबालिग और अविवाहिता लड़की का प्रसव करा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि उस नाबालिग और अविवाहिता लड़की के परिजनों को आरोपी क्यों नहीं बनाना चाहिए, जिन्होंने अस्पताल में लड़की को शादीशुदा होने की झूठी जानकारी दी और उसे मांग में सिंदूर और हाथ में कंगन पहना कर लाए। यह एक स्पष्ट साजिश का हिस्सा लगता है, जिससे अस्पताल और अन्य लोग उसकी वास्तविक उम्र और वैवाहिक स्थिति को ना समझ सके। तो वहीं लड़की के नाबालिग और अविवाहिता होने की सच्चाई छिपाकर परिजनों ने बाल संरक्षण कानूनों का भी उल्लंघन किया। इसके अलावा अपनी ही लड़की और उसकी जन्मी नवजात बच्ची को अपनाने से इनकार करना भी परिजनों की गैर जिम्मेदाराना और आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। तो वहीं इसके अलावा किसी कानूनी प्रक्रिया के बिना बच्ची को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गोद देना गंभीर अपराध है। यह नवजात बच्चे की तस्करी या अवैध गोद लेने के मामले को भी जन्म देता है। भारतीय कानून विशेष रूप से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पास्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत इस प्रक्रिया की घटनाओं में परिजनों की जिम्मेदारी तय होती है। यदि जांच में साबित होता है कि परिजनों ने जानबूझकर कानून और लड़की के अधिकारों का उल्लंघन किया तो उन्हें भी सह आरोपी बनाया जा सकता है। अब इस मामले में पुलिस को परिजनों की भूमिका की गहन जांच करनी चाहिए। यह देखना होगा कि क्या परिजन इस साजिश में पूरी तरह शामिल थे, क्या उन्होंने यह कदम सामाजिक बदनामी या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उठाया और नवजात को गोद देने की प्रक्रिया में आखिर कौन कौन शामिल था। इस मामले में परिजनों को सह आरोपी बनाना उचित लगता है, क्योंकि उनकी भूमिका सिर्फ लड़की को अस्पताल लाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मामले को छुपाने और अस्पताल प्रबंधन को गुमराह करने का हर संभव प्रयास किया। यह उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार भी बनता है। अब फाइनल बात करते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस विवेचना में अब तक क्या हुआ है। देखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में पुलिस की ओर से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस डॉक्टरों को आरोपी बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को मामले की गंभीरता को समझने में कठिनाई हो रही है और वे शायद इस मामले को हल्के ढंग से ले रहे हैं। पुलिस का यह रवैया जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाने से ज्यादा असल में पुलिस को यह भी देखना होगा कि डॉक्टरों ने किस तरह मानवीय दृष्टिकोण से काम किया और अगर उनका निर्णय जीवन बचाने का था तो क्या डॉक्टरों के इस निर्णय पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यह सवाल सबसे बड़ा है, जिसका जवाब शायद सीएमएचओ मैडम ममता तिमोरी जी को भी देना पड़े, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक नवजात शिशु और एक मां की जान बचाई। उन्होंने उस महिला के प्रसव को प्राथमिकता दी क्योंकि उसकी स्थिति गंभीर थी और प्रसव की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अगर डॉक्टरों को यह जानकारी होती कि लड़की नाबालिग और अविवाहिता है तो वे निश्चित रूप से पुलिस और बाल कल्याण आयोग को सूचित करते, लेकिन इसके बावजूद उनका निर्णय नैतिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण से सही था। अगर पुलिस डॉक्टरों को आरोपी बनाती है तो यह न केवल डॉक्टरों के प्रथम कर्तव्यों को सवालों के घेरे में डालेगा, बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को यह भी सिखा देगा कि वे मरीजों की जान बचाने से पहले दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार अच्छे से और बहुत ही आराम से करें। कुल मिलाकर डॉक्टर के पास हजारों उम्मीद लेकर आया मरीज मरे तो मर जाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर ऐसा वास्तव में होने लगा तो प्रत्येक अस्पताल में रोजाना कई मौतों की खबरें आप इसी तरह घर पर बैठकर, ऑफिस में काम करते हुए, सड़क पर घूमते समय, पान की टपरी पर सिगरेट फूंकते, रोजाना इसी तरह हर चैनल और अखबारों में रोज देखेंगे और पढ़ेंगे कि आज इस अस्पताल में सिर्फ एक परिचय पत्र समय पर ना देने के कारण उपचार में देरी हुई और एक मरीज की जान चली गई। यकीन मानिए, उस समय भी आप घर बैठकर यही बातें कर रहे होंगे कि इस अस्पताल के डॉक्टरों को फांसी की सजा हो जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर दस्तावेजों के बिना अगर कोई डॉक्टर किसी की जान बचाए तो भी दोषी, और दस्तावेजों के इंतजार में इलाज में देरी की वजह से किसी गरीब की जान चली जाए तो भी डॉक्टर दोषी। यानी ना जीते हुए चैन और ना मरने के बाद चैन। देखिए, यह रिपोर्ट देखकर अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि सच करेले के जूस की तरह कड़वा जरूर होता है, लेकिन थोड़ा सा पीने में कोई बुराई नहीं।
नमस्कार। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।